कि द्रव्य अर्थात पदार्थ क्या है, इसका वर्गीकरण भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर किस प्रकार किया गया है, तत्व, यौगिक और मिश्रण क्या है और इनमें इनके लाक्षणिक गुण क्या हैं, साथ ही साथ ये किन गुणों में आपस में विभिन्नता प्रदर्शित करते हैं, इन सभी के बारे में विस्तृत जानकारी दे रही हैं मेरी साथी शिक्षिका श्रीमती रत्ना वाधवानी मैडम। बच्चों, आज हम द्रव्य या पदार्थ और उसके प्रकारों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चों, जैसा कि हम सुबह से शाम तक अपने दैनिक जीवन में बहुत सी वस्तुओं का उपयोग करते हैं, जैसे हम पानी पीते हैं, पानी का उपयोग करते हैं, पानी को हम गिलास में लेते हैं तो गिलास का उपयोग करते हैं, हम बर्तनों में खाना खाते हैं, बर्तनों का उपयोग करते हैं, हम पटाखे फोड़ते हैं, पटाखों का उपयोग करते हैं। तो दैनिक जीवन में हम बहुत सारी वस्तुओं का उपयोग करते हैं। ये वस्तुएं किससे बनी होती हैं? हमारे मन में ये प्रश्न हमेशा उठता है कि ये वस्तुएं बनी किससे हैं। तो ये वस्तुएं जो होती हैं वो पदार्थ से बनी होती हैं। ये हम हमेशा सुनते आए हैं कि सब वस्तुएं पदार्थ से बनी हैं, पदार्थ से बनी हैं। तो ये पदार्थ आखिर है क्या? इसी पदार्थ को हम रासायनिक भाषा में द्रव्य भी कहते हैं। तो आज हम ये देखेंगे कि ये द्रव्य या पदार्थ वास्तव में है क्या। द्रव्य या पदार्थ जिसे हम साधारण बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि जिस चीज़ को हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, सूंघ सकते हैं और चख सकते हैं, वह पदार्थ या द्रव्य है। ये तो हम कहते हैं बोलचाल की भाषा में। परंतु यदि हम उसे रासायनिक रूप से देखें तो रासायनिक रूप से आज हम ये जानेंगे कि ये पदार्थ या द्रव्य क्या है। तो जैसे हमारे पास ये एक पत्थर का टुकड़ा है, हम पत्थर के टुकड़े से खेलते हैं, गिट्टे खेलते हैं घर में, ये पत्थर का टुकड़ा है। इस पत्थर के टुकड़े को हम हाथ में उठाते हैं। इसको हमने हाथ में उठाया तो ये हमें भारी लग रहा है। अब जैसे हमारे पास ये बीकर है, इसको उठाया तो ये भी भारी लग रहा है, इसमें पानी भरा हुआ है, ये भी हमें भारी लग रहा है। तो जो भी चीज़ हम उठाते हैं, जो भी वस्तु हम उठाते हैं, तो हम देखते हैं कि उसमें भार या द्रव्यमान होता है। तो ये बात तो हमें समझ में आई कि पदार्थ या द्रव्य में भार होता है या द्रव्यमान होता है। पहली चीज़ तो हमने ये जानी। अब हम देखते हैं कि इनमें और क्या विशेषता होती है। अब जैसे इस पत्थर के टुकड़े को हमने यहाँ पर रख दिया तो इसने इतना स्थान घेर लिया। अब इसके बाद देखिए कि इस बीकर में पानी भरा हुआ है तो पानी ने इतना स्थान इसमें घेरा हुआ है। यदि हम इसमें पत्थर का टुकड़ा यूँ डाल दें तो ये पानी छलक के आ जाता है और वो स्थान जो है ये पत्थर का टुकड़ा ग्रहण कर लेता है। तो अगर हम गैस को देखें तो जैसे ये गुब्बारा है, गुब्बारे में हमने हवा या गैस भरी है तो गैस ने ये स्थान इसमें ग्रहण कर लिया। परंतु यदि हम इसमें से गैस को निकाल दें तो आप देखिए ये स्थान चला गया, मतलब इसमें जो स्थान घेरा था वो किसने घेरा था? गैस ने। तो हमने दूसरी बात ये जानी कि पदार्थ या द्रव्य जो होता है वह स्थान घेरता है। तो पदार्थ या द्रव्य के बारे में हमने दो बातें जानी। अर्थात पदार्थ, आपके कहने का तात्पर्य है कि पदार्थ जो है वो भार भी होता है उसमें और वो स्थान भी घेरता है। द्रव्य या पदार्थ जो स्थान घेरता है उसे रासायनिक भाषा में हम आयतन कहते हैं। हम कहते हैं कि द्रव्य या पदार्थ जितना स्थान घेरता है वह उसका आयतन होता है। तो इन दोनों चीज़ों के आधार पर हम द्रव्य या पदार्थ की परिभाषा रासायनिक रूप से दे सकते हैं। हम कह सकते हैं कि वह वस्तु जिसमें भार या द्रव्यमान होता है तथा जो स्थान घेरती है उसे द्रव्य या पदार्थ कहते हैं। तो हमने रासायनिक रूप से जान लिया कि द्रव्य या पदार्थ क्या है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि ये पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, इनका हमें वर्गीकरण देखना है। तो आइए अब हम देखते हैं द्रव्य का वर्गीकरण कि द्रव्य जो है उसे हम कैसे वर्गीकृत करते हैं। तो द्रव्य को हम दो भागों में वर्गीकृत कहते हैं, एक तो भौतिक और दूसरा रासायनिक। सबसे पहले हम देखते हैं भौतिक। भौतिक मतलब उसके भौतिक गुणों के आधार पर। भौतिक गुणों के आधार पर इसे तीन भागों में बांटा गया है, ठोस, द्रव और गैस। इन्हें हम इसकी अवस्थाएं भी कहते हैं, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैसीय अवस्था। तो सबसे पहले हम देखेंगे भौतिक वर्गीकरण। तो हमने देखा
कि इनकी 3 अवस्थाएं हैं, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैसीय अवस्था। अब देखिए, जैसे ये ठोस अवस्था है, ठोस अवस्था में ये आप देख रहे हो द्रव्य के कण हैं, ये कण आपस में सटे हुए हैं, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, चारों तरफ से देखिए सटे हैं। ये कण है, ये चारों तरफ से घिरा है, ये कण है, ये चारों तरफ से घिरा है। तो ठोस अवस्था में हम देख रहे हैं कि कण जो है वो चारों तरफ से सटे हुए हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जबकि ये दूसरी अवस्था है द्रव अवस्था, इसमें कण थोड़ा दूर दूर हैं, आपस में बिल्कुल बंधे हुए नहीं हैं चारों तरफ से। इसके बाद हम देखते हैं तीसरी गैसीय अवस्था। गैसीय अवस्था में जो होते हैं कण बहुत ही दूर दूर होते हैं और एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं होते। वाधवानी मैडम, इन कणों के पास या दूर रहने का क्या कारण है? इन कणों के पास या दूर रहने से इनका घनत्व कम या अधिक हो जाता है। जैसे ठोस अवस्था में कण पास पास हैं तो इनका घनत्व अधिक है, द्रव में थोड़ा दूर दूर है तो घनत्व उससे कम है, और गैसीय में बहुत दूर दूर है तो घनत्व सबसे कम है। मतलब ठोस अवस्था में इनमें जो अणु हैं या जो इनके कण हैं उनके बीच में परस्पर आकर्षण ज़्यादा होता है, जिसके कारण कण पास पास होते हैं। द्रव अवस्था में पर उनके कणों के बीच आकर्षण कम होने के कारण थोड़ा दूर दूर हो जाते हैं, और गैसीय अवस्था में आकर्षण बल बहुत ही न्यून हो जाता है, बहुत ही कम होने के कारण ये कण बहुत दूर दूर हो जाते हैं। ठोस अवस्था में जैसे हम देखते हैं बर्फ़ है, ये ठोस अवस्था में आप देखिए, ये बिल्कुल ठोस अवस्था में आपको दिख रही है, आपने घर में भी देखी होगी। इसी की हम द्रव अवस्था देख सकते हैं। बर्फ़ की ये द्रव अवस्था है। बर्फ़ को जब हम रख देते हैं कमरे के ताप पर, कमरे का ताप जिसे 25 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग माना गया है, कमरे के ताप पर यह द्रव या पानी की अवस्था में आ जाता है। फिर यदि हम इसे गर्म करें तो ये भाप की अवस्था में आ जाता है, या गैस है, जैसे इस गुब्बारे में गैस भरी हुई है तो यह गैसीय अवस्था में है। तो इन अवस्थाओं को हम आपस में परिवर्तित भी कर सकते हैं ताप बदलकर। जैसे बर्फ़ है, उसको पिघलाकर हम द्रव अवस्था पानी में ला सकते हैं, पानी है उसे गर्म करके भाप में बदल सकते हैं। तो ताप परिवर्तन से हम द्रव्य की तीनों अवस्थाएं प्राप्त कर सकते हैं, ठोस भी, द्रव भी और गैस भी। जैसे आप लोग मोमबत्ती को देखते हो, मोमबत्ती जब हम जलाते हैं तो मोमबत्ती हमें ठोस अवस्था में मिलती है। मोमबत्ती को जब हम जलाते हैं तो मोमबत्ती के ऊपरी सिरे पर हमें पिघली हुई अवस्था में मोम दिखाई देती है। वह जो पिघली हुई मोम रहती है वह उसकी द्रव अवस्था है, और जो मोमबत्ती का धुआं रहता है वह उसकी गैसीय अवस्था है। तो एक ही पदार्थ या एक ही द्रव्य की हम तीनों अवस्थाएं देख सकते हैं, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैसीय अवस्था। अब इन तीनों अवस्थाओं में क्या क्या अंतर है इसको हम जानेंगे। सबसे पहला अंतर देखिए, ठोस में इनकी आकृति तथा आयतन दोनों ही निश्चित होते हैं। द्रव अवस्था में इनका आयतन तो निश्चित होता है किंतु आकृति निश्चित नहीं होती। इन्हें जिस पात्र में रखा जाता है उसी की आकृति ग्रहण कर लेते हैं। जैसा पानी आपने देखा कि बीकर में हमने पानी डाला तो जिस भी बर्तन में हम इसको डालेंगे उसका आकार ग्रहण कर लेगा। हाँ, जैसे यदि इस पानी को हम इस टेस्ट ट्यूब में डालें, परख नली है, परख नली तो आप लोग जानते ही होंगे। अब आप देखिए इस पानी को हमने परख नली में डाला तो इसने परख नली का आकार ग्रहण कर लिया। पहले ये बीकर में था तो इसने बीकर का आकार ग्रहण किया था। यदि इसी पानी को हम बाल्टी में डाल दें तो ये बाल्टी का आकार ग्रहण कर लेगा। इसको जिस बर्तन में हम डाल देते हैं उसका आकार यह ग्रहण कर लेता है, परंतु इसका आयतन निश्चित रहता है। इसमें जितना इसका आयतन है उतना ही आयतन इसका बीकर में रहेगा, उतना ही आयतन इसका बाल्टी में रहेगा, सिर्फ इसका आकार बदल जाता है। और इसी तरह से यदि हम गैसीय अवस्था को देखें तो गैसीय अवस्था का न तो आकार निश्चित होता है और न ही आयतन। इसको जिस पात्र में डालते हैं उसी का आकार ग्रहण कर लेती है और आयतन भी उसी का ग्रहण कर लेती है। जैसे गैस को हम सिलेंडर में देखते हैं, गैस भरी हुई है तो वह सिलेंडर का आकार ग्रहण किए हुए है और उसी का आयतन, और उसी गैस को निकालकर यदि हम किसी बड़े से बर्तन में रख दें तो वह उसका आकार ग्रहण कर लेगी और उसी का आयतन भी ग्रहण कर लेगी।
तो ये पहला अंतर हुआ आकार और आयतन का, कि ठोस का आकार भी निश्चित होता है और आयतन भी निश्चित होता है, जबकि द्रव का न तो आकार निश्चित होता है परंतु आयतन निश्चित होता है, और गैस का न तो आकार निश्चित होता है और न ही आयतन निश्चित होता है। ऐसा इनके अणुओं के आधार पर होता है। हमने देखा कि ठोस में अणु पास पास होते हैं, एक दूसरे से बंधे हुए होते हैं, तो ना तो हम इनको तोड़ सकते हैं ना हम इन्हें खींच सकते हैं, इसलिए इनका आकार भी निश्चित होता है और आयतन भी निश्चित होता है। द्रव में अणु थोड़े दूर दूर रहते हैं, इसलिए इनका आयतन तो निश्चित रहता है परंतु आकार निश्चित नहीं होता, और गैस में अणु बहुत दूर दूर होते हैं, एक दूसरे से बिल्कुल बंधे हुए नहीं होते, इसलिए न तो उनका आकार निश्चित होता है और न ही उनका आयतन निश्चित होता है। तो ये तो हमने देखा पहला अंतर। अब हम देखते हैं दूसरा अंतर। दूसरा अंतर देखिए, ठोस के छोटे छोटे कणों को मिलाने से पहले जैसी गठन का पदार्थ नहीं बनता। यदि ठोस के छोटे छोटे कण कर दिए जाए और उन सबको फिर मिला दिया जाए तो जो पहले जैसी गठन का पदार्थ था वह ठोस फिर से प्राप्त नहीं होता, जबकि द्रव की बूंदों को मिलाने से पहले जैसी गठन का द्रव बन जाता है, और गैस के कणों को मिलाने से भी पहले जैसी गठन का पदार्थ बन जाता है। इसके बाद तीसरा अंतर देखते हैं, ठोस पदार्थ बहते नहीं हैं। जैसे आपने ये पत्थर देखा, इसको हम लुढ़का दें तो ये बहेगा नहीं, ये ऐसा ही रहेगा, ठोस ही रहेगा ये, परंतु द्रव जो होते हैं वो बहते हैं। पानी को आपने देखा है वह बहता है, परंतु द्रव जो होते हैं वो ऊंचे तल से नीचे तल की ओर बहते हैं। जैसा कि आपने झरना देखा होगा, झरना हमेशा ऊपर से नीचे की ओर बहता है। पानी को भी जब हम बहाते हैं तो ऊपर की सतह से वह नीचे की तरफ बहता है, कभी भी पानी नीचे से ऊपर की ओर नहीं बहता। और गैस को हम देखें तो गैसें जो होती हैं वो सभी दिशाओं में बहती हैं। जैसे घर में यदि हम इत्र की शीशी को खोल दें तो उसकी खुशबू सारे कमरे में फैल जाती है, चाहे वह नीचे का कोना हो चाहे वह ऊपर का कोना हो। तो ये तीसरा अंतर हुआ। उसके बाद हम आते हैं चौथे अंतर की ओर। ठोस पदार्थ प्राय भारी होते हैं, अधिक घनत्व वाले होते हैं, इसलिए ये भारी होते हैं। द्रव पदार्थ ठोसों की अपेक्षा कम भारी होते हैं। गैसें ठोस तथा द्रव दोनों की अपेक्षा कम भारी होती हैं। तो तीनों की यदि हम तुलना करें तो ठोसों का घनत्व सबसे अधिक है, क्योंकि अणु पास पास हैं, आपस में जुड़े हुए हैं, इसीलिए ये सबसे अधिक भारी हैं। उसके बाद द्रव जो हैं उनके अणु थोड़े दूर दूर हैं, इसलिए उनसे कम भारी हैं, और गैसें जो हैं उनके अणु बहुत दूर दूर हैं, इसीलिए उनका घनत्व सबसे कम है। इसके बाद अगला अंतर देखते हैं हम। ठोस के कणों में परस्पर बहुत संसर्जन होता है, इसलिए इन्हें एक दूसरे से अलग करने में बहुत बल लगाना पड़ता है। ये संसर्जन से क्या तात्पर्य है आपका? संसर्जन मतलब आकर्षण। हमने देखा कि ठोस अवस्था में अणु आपस में चारों तरफ से बंधे हुए रहते हैं। जब अणु आपस में बंधे हुए रहेंगे तो इनमें आकर्षण होगा। इस आकर्षण के कारण ये जो होते हैं पास पास बंधे हुए रहते हैं, तो इनको तोड़ना बहुत ही कठिन होता है। परंतु यदि ये दूर दूर होते तो इन्हें हम आसानी से तोड़ सकते, जैसा कि द्रवों में होता है। द्रव के कणों में ठोसों की अपेक्षा संसर्जन कम होता है, क्योंकि उसमें अणु दूर दूर होते हैं, और गैस में संसर्जन बहुत ही कम होता है, क्योंकि गैस में अणु दूर दूर होते हैं। ये तो अपनी सामान्य बात है कि जब हमारे दोस्त जो हमारे पास पास रहते हैं तो हमारा खिंचाव उनसे ज़्यादा रहता है, लगाव ज़्यादा रहता है, और वही हमारा मित्र जब कहीं दूर चला जाता है तो हम महीनों महीनों उससे बात नहीं कर पाते हैं, उससे हमारा खिंचाव अपने आप कम हो जाता है। तो ये तो प्रकृति का नियम है कि यदि चीज़ पास में रहेगी तो आकर्षण ज़्यादा रहेगा, और चीज़ दूर रहेगी तो उसका आकर्षण कम रहेगा। यही बात लागू होती है ठोस, द्रव और गैसों में। इसके बाद अगला अंतर देखते हैं। अगला अंतर है, ठोस पदार्थों में संपीड्यता का गुणधर्म नहीं होता। द्रव पदार्थों में नाम मात्र को ही संपीड्यता होती है। गैसीय पदार्थों की संपीड्यता बहुत अधिक होती है। यही कारण है कि गैसों को जो है दबाया जा सकता है। क्योंकि गैस के अणुओं के बीच में गैप ज़्यादा रहता है, उनके बीच में दूरी ज़्यादा होती है, इसलिए उनको दबाया
जा सकता है, उनको संपीड़ित किया जा सकता है। संपीड़ित करना मतलब दबाना। तो गैस को हम आसानी से दबा सकते हैं, जबकि ठोस और द्रव को नहीं दबा सकते। इसके बाद अगला अंतर हम देखते हैं। ताप बढ़ने पर ठोसों का आयतन बढ़ता है। ताप बढ़ने पर ठोसों की अपेक्षा द्रवों का आयतन अधिक बढ़ता है, क्योंकि अणु दूर दूर हैं। ताप बढ़ने पर गैसों का आयतन द्रवों व ठोसों की अपेक्षा बहुत अधिक बढ़ता है, क्योंकि अणु बहुत ही दूर दूर हैं। उसके बाद अगला अंतर, ठोस प्राय कठोर होते हैं, इन्हें तोड़ा मोड़ा भी जा सकता है। ठोस कठोर है, हम चाहें तो उन्हें तोड़ सकते हैं। लकड़ी की डंडी है, उसको तोड़ सकते हैं। इस स्केच पेन को भी हम चाहें तो तोड़ सकते हैं। द्रव जो होता है वह तरल होता है, उन्हें तोड़ा मोड़ा नहीं जा सकता। जैसे पानी है, हम चाहें कि इसको तोड़ दें तो हम इसे नहीं तोड़ सकते। इसके बाद गैस है, गैसों को भी तोड़ा मोड़ा नहीं जा सकता। तो इस तरह से हमने ठोस, द्रव और गैस तीनों में अंतर देखा। ये तो था इनका भौतिक गुणों के आधार पर वर्गीकरण। अब इसके बाद मैडम आपको बताएंगी कि रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर हम पदार्थों को कितने भागों में बांट सकते हैं, या उनका वर्गीकरण किस प्रकार किया जा सकता है। रासायनिक आधार पर हम तत्वों को 3 भागों में बांट सकते हैं: तत्व, यौगिक और मिश्रण। तत्व को फिर से हम बांट सकते हैं धातु और अधातु में, और मिश्रण को फिर से हम बांट सकते हैं समांगी और विषमांगी मिश्रण में। तो सबसे पहले हम जान लें कि तत्व क्या है, यौगिक क्या है और मिश्रण क्या है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि तत्व क्या है। तो अभी तक तो हमने ये जाना कि द्रव्य या पदार्थ क्या है। हमने कहा कि वह चीज़ जिसमें द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरती है उसे द्रव्य या पदार्थ कहते हैं। अब पदार्थ तो सभी वस्तुओं में है। अब ये वस्तुएं किससे बनी हैं, ये पदार्थ किससे बने हैं, ये जानना है हमें। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में आपने पढ़े होंगे ABCD से करके Z तक पूरे 26 वर्ण होते हैं, और जब भी हमें कोई शब्द बनाना होता है तो इन 26 वर्णों को जोड़कर, इन 26 में से कोई भी वर्ण निकालकर हम शब्द बनाते हैं। जैसे हमें कैट शब्द बनाना है, कैट मतलब बिल्ली, तो हम क्या करते हैं, एक वर्ण ले लेते हैं C, एक ले लेते हैं A और एक ले लेते हैं T, और इन तीनों को जोड़कर हम बनाते हैं CAT, कैट। इसी तरह से गणित में भी 0 से लेकर 9 तक, 0 से लेकर 9 तक 10 संख्याएं हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इस तरह से 10 संख्याएं हैं। इन 10 संख्याओं को जोड़कर हम कई संख्याएं बना सकते हैं। जैसे हमें 100 संख्या बनानी है तो हम 3 अंक लेते हैं। एक लेते हैं हम 1, फिर लेते हैं 0 और फिर लेते हैं 0। 1, 0, 0 करके हमने बनाया 100। तो हमने ये देखा कि ये क्या है, मूल इकाइयाँ हैं। जैसे अंक जो है मूल इकाई हैं, इनमें से कोई भी अंक हमने ले लिया और संख्या बना ली। अंग्रेजी वर्णमाला में वर्ण है, इनमें से कोई भी वर्ण ले लिया और हमने शब्द बना लिए। ऐसे ही पदार्थ जो होते हैं वो कुछ मूल इकाइयों से मिलकर बने होते हैं। ये जो मूल इकाइयाँ होती हैं वही कहलाती हैं तत्व। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि तत्व क्या है। तत्व जो होते हैं वह पदार्थ की मूल इकाई है। जैसे हमें इमारत बनानी है तो इमारत बनाने के लिए हमें सीमेंट चाहिए, ईंट चाहिए, पत्थर चाहिए, गारा चाहिए, ये सब चीज़ें चाहिए। इन सब चीज़ों को जोड़कर हम इमारत तैयार करते हैं। ऐसे ही तत्व जो होते हैं आपस में जुड़कर और यौगिक भी बनाते हैं और मिश्रण भी बनाते हैं। तो तत्व जो हैं वो पदार्थ की मूल इकाइयाँ हैं। तो तत्वों से जब मिश्रण बनाया जाता है तो तत्व जो होते हैं वो परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। ये तत्व जो होते हैं एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने होते हैं। जैसे हाइड्रोजन एक तत्व है, तो हाइड्रोजन के अंदर सारे परमाणु हाइड्रोजन के ही होंगे। जैसे चांदी है, चांदी भी एक तत्व है, तो चांदी के अंदर सारे परमाणु चांदी के ही होंगे, न कि हाइड्रोजन के। हाइड्रोजन के अंदर हाइड्रोजन के परमाणु, चांदी के अंदर चांदी के परमाणु, सोने के अंदर सोने के परमाणु। तो ये तत्व जो होते हैं वो प्रकृति में बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। प्रकृति में तत्वों का प्रतिशत क्या होता है, आइए अब हम ये देखें। प्रकृति में सबसे अधिक प्रतिशत होता है ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा होती है 46.8%। उसके बाद नंबर आता है सिलिकॉन का। सिलिकॉन की प्रतिशत मात्रा है 27.8%।
उसके बाद एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम की प्रतिशत मात्रा है 8.2%। उसके बाद आयरन या लोहा, इसकी प्रतिशत मात्रा है 5.1%। उसके बाद कैल्शियम, कैल्शियम की प्रतिशत मात्रा है 3.6%। उसके बाद सोडियम, सोडियम की प्रतिशत मात्रा है 2.8%। उसके बाद पोटेशियम, पोटेशियम की प्रतिशत मात्रा है 2.6%। उसके बाद मैग्नीशियम, मैग्नीशियम की प्रतिशत मात्रा है 2.1%। इसके बाद जो तत्व होते हैं वो बहुत कम मात्रा में होते हैं, इसलिए हमने उनको अन्य में नाम दे दिया, और इनकी प्रतिशत मात्रा होती है 1%। तो पृथ्वी पर जो तत्व सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं वे हैं ऑक्सीजन और सिलिकॉन। तो ऑक्सीजन और सिलिकॉन ये दोनों मिलकर कई प्रकार के पदार्थ बनाते हैं। रेत है, कांच है, जितने भी पदार्थ हैं वो अधिकतर किससे बने होते हैं? ऑक्सीजन और सिलिकॉन से। तो ये हमने जाना कि तत्व जो होते हैं वो पृथ्वी में कितने प्रतिशत मात्रा में पाए जाते हैं। अब ये तत्व जब आपस में संयोग करते हैं तो संयोग करके ये दो वस्तुएं बनाते हैं, एक बनाते हैं मिश्रण और एक बनाते हैं यौगिक। मिश्रण कैसे बनता है? जब हम दो या दो से अधिक तत्व ले लेते हैं और उनको हम किसी भी अनुपात में मिला देते हैं, और मिलाना हमें इस तरह से है कि वो अपने गुण न खोएं। जो तत्व हमने लिए हैं वो अपने गुण न खोएं। उनके आवश्यक नहीं है कि सिर्फ तत्व ही मिलाएं, क्या अपन इसमें यौगिक भी मिला सकते हैं मिश्रण बनाने के लिए? मिश्रण बनाने के लिए यौगिक मिलाएंगे तो भी मिश्रण तो बनेगा, पर शर्त हमारी ये है कि वो अपने गुण न खोएं। यदि आपस में क्रिया ना करने वाले आपस में अगर क्रिया कर लिया, उन्होंने अपने गुण खो लिए, तो फिर वो मिश्रण नहीं बनेगा। मिश्रण के लिए सबसे आवश्यक शर्त ये है कि उनको गुण नहीं खोना चाहिए। परस्पर क्रिया न करने वाले पदार्थों को यदि आपस में मिलाया जाता है किसी भी अनुपात में तो हमें मिश्रण प्राप्त होता है। हाँ, क्योंकि मिश्रण के बनने में हमेशा भौतिक परिवर्तन होता है, और हम ये जान चुके हैं कि भौतिक परिवर्तन वह होता है जिसमें नए पदार्थ नहीं बनते हैं, उसमें रासायनिक क्रिया नहीं होती है। तो जैसे हमने ये दाल, चावल और काली मिर्च लिया और इन तीनों को हमने मिला दिया। देखिए, हमने दाल, चावल और काली मिर्च लिए हैं, इन तीनों को हमने मिला दिया। अब इन तीनों को हमने अच्छे से मिला दिया, इसमें हमने थोड़ी सी लकड़ी भी डाल दी। अब इन्होंने अपने गुण नहीं खोए हैं, तो ये क्या बन गया? हमारा मिश्रण बन गया। तो मिश्रण बनने के लिए ये आवश्यक है कि जो भी पदार्थ हम मिलाएं, चाहे वह तत्व हो चाहे यौगिक हो, परंतु उसे अपने गुण नहीं खोना चाहिए, अर्थात उसमें रासायनिक क्रिया नहीं होना चाहिए, उसमें सिर्फ भौतिक परिवर्तन होना चाहिए। तो इस तरह से बनता है मिश्रण। मिश्रण बनने में सिर्फ भौतिक परिवर्तन होता है, आपके कहने का तात्पर्य है? मिश्रण हम घोल भी बना सकते हैं, वह भी मिश्रण है। जैसे ये चीनी है हमारे पास, शक्कर, जिसका हम उपयोग करते हैं रोज। इसमें यदि हम पानी डाल दें, पानी डालकर हम शक्कर को घोलते हैं, शक्कर इसमें घुलती जाती है, तो यह भी मिश्रण बनता है। क्योंकि सिर्फ इसमें शक्कर घुली है, इसने कोई रासायनिक क्रिया नहीं की है, सिर्फ शक्कर इसमें घुल गई है, इसमें भौतिक परिवर्तन हुआ है, तो यह भी क्या बना हमारा? यह भी मिश्रण बना। ये दोनों प्रकार के मिश्रण जो आपने बताए वाधवानी मैडम, हाँ। इन दोनों में क्या अंतर है? अब ये जो मिश्रण बना, इसमें यदि आप और पानी डालोगे, ये शक्कर पूरी इसमें घुल जाती है। ये देखिए, शक्कर इसमें घुल गई। इसको हम परख नली में लेकर देखते हैं। अब आप ये देखिए, ये शक्कर का विलयन तैयार हो गया। यह भी एक मिश्रण है। और जैसा कि हमने पहला मिश्रण लिया था, ये हमने दाल, चावल और काली मिर्च और इसमें थोड़े से लकड़ी के टुकड़े मिला दिए थे, यह भी एक मिश्रण है। ये दोनों मिश्रण है, परंतु इन दोनों में अंतर है। ये जो मिश्रण है दाल, चावल और काली मिर्च वाला, इस मिश्रण की प्रकृति विषमांगी है, मतलब इसमें कोई कण कहाँ स्थित है, कोई कण कहाँ स्थित है। परंतु ये जो मिश्रण हमने बनाया, ये शक्कर का पानी में, ये मिश्रण समांगी है। इसमें शक्कर और पानी दोनों एक दूसरे में अच्छी तरह से मिल गए हैं, तो ये मिश्रण समांगी है। जब दोनों कण आपस में अच्छी तरह से मिल जाएं तो वह समांगी मिश्रण। अर्थात मिश्रण दो तरह के हुए, एक समांगी मिश्रण और दूसरा विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण वह है जिसमें जिन पदार्थों से मिलाकर मिश्रण बनाया गया है उनके
कण परस्पर बहुत अच्छी तरह मिले हुए हैं। हम कहीं से भी कोई सी भी बूंद उठाकर देखें तो हमें उसमें एक समानता दिखाई देगी, एक समान वितरित रहते हैं कण। जबकि विषमांग मिश्रण जो है उसको हम कितना भी आपस में उनके कणों को मिला दें, लेकिन उनके जो वितरण है वो डिफरेंट रहेगा, वो अलग अलग जगह पर उनकी प्रतिशत मात्रा अलग अलग हो सकती है, संख्या परिवर्तन अलग अलग हो सकती है। तो ये हमने तत्व और मिश्रण के बारे में जाना। अब हम जानते हैं यौगिक के बारे में कि यौगिक क्या है। जब हम दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाते हैं और इस तरह से मिलाते हैं कि वो आपस में रासायनिक क्रिया करें, तो हमें यौगिक प्राप्त होता है। इसको हम एक चित्र के द्वारा भी समझ सकते हैं। ये देखिए तत्व है। हमने कहा कि तत्व वह जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना हो। इसमें देखिए सारे परमाणु एक ही प्रकार के हैं। ये देखिए सारे परमाणु एक ही प्रकार के हैं। अब इनको हमने कणों को मिला दिया। जब हमने इन्हें मिलाया, इनका अनुपात हमने निश्चित नहीं रखा, किसी भी अनुपात में मिला दिया, कोई कण कहाँ है, कोई कण कहाँ है, तो ये तैयार हो गया मिश्रण। इन्होंने आपस में कोई रासायनिक क्रिया भी नहीं करी है, तो ये बन गया मिश्रण। परंतु जब इन्होंने रासायनिक क्रिया की और आपस में जुड़ गया, आप देखिए एक बड़ा कण है उसके साथ छोटा कण जुड़ा, एक बड़ा कण है उसके साथ छोटा कण जुड़ा, तो ये बन गया यौगिक। तो तत्व एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना, मिश्रण तत्वों को किसी भी अनुपात में मिला दिया तो बना, परंतु इसमें भौतिक परिवर्तन हुआ है, इन्होंने अपने गुण नहीं खोए हैं। और यौगिक जब तत्वों ने आपस में रासायनिक क्रिया की तब बना यौगिक। तो इस तरह से हमने देखा कि तत्व, यौगिक और मिश्रण कैसे बने। अब हम लेंगे तत्व को और हम देखेंगे कि तत्व कितने प्रकार के होते हैं। जैसा कि पहले हमने देखा कि तत्व जो होते हैं वो दो प्रकार, तत्वों को संश्लेषित भी नहीं किया जा सकता। हाँ, तत्व ऐसे होते हैं जिन्हें हम संश्लेषित नहीं कर सकते, मतलब बना नहीं सकते, हम रासायनिक संयोग के द्वारा तत्वों को नहीं बना सकते। ये मूल रूप में पृथ्वी में उपस्थित होते हैं, पृथ्वी के अंदर से हम इन्हें निकालते हैं। केवल कुछ भारी नाभिक जो होते हैं, रेडियो एक्टिव तत्वों का नाम आपने सुना होगा, उनके नाभिकों के टूटने के कारण कुछ तत्वों को संश्लेषित किया जा सकता है या नए तत्व बनते हैं, लेकिन सामान्यतया तत्वों को संश्लेषित हम नहीं कर सकते हैं। अब हम तत्वों का वर्गीकरण देखेंगे। तत्व जो होते हैं मुख्यतः दो भागों में वर्गीकृत किए गए हैं, धातु और अधातु। धातुएं जो होती हैं उनमें कुछ विशेष गुण पाए जाते हैं और ये गुण जिनमें नहीं होते उन्हें हम कह देते हैं अधातु। तो धातु और अधातु दोनों को हम साथ साथ लेकर चलते हैं और इनके गुणों को देखते हैं कि धातुओं में कौन से विशेष गुण हैं जो कि अधातुओं में नहीं है। जैसा कि पहला गुण है अवस्था का। धातुओं की अवस्था हमेशा ठोस होती है। जैसे ये लोहे की कील है, आप लोगों ने घरों में देखी होगी, लोहे की वस्तुएं, लोहे की चद्दर, लोहे की कील, ये धातु है। आपकी माँ जो है वो गहने पहनती हैं सोने के, चांदी के, वो भी धातु हैं। बर्तन हैं, अपने घरों में बर्तन होते हैं चांदी के बर्तन, तो वो भी किसके होते हैं, धातुओं के। धातुओं का हम उपयोग करते हैं। हम जो हल चलाते हैं, हल के ऊपर जो हॉल लगी रहती है वह भी धातु की रहती है। हमारी साइकिल में जो टायर के ऊपर चढ़ी रहती है धातु की पतली परत, वह भी धातु होती है। तो धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है। ये आप देखिए, ये कोई चमक द्रव धातु का नाम मैडम? हाँ, धातुएं जो होती है वो ठोस अवस्था में होती है, परंतु एक धातु है जो इसका अपवाद है, जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, वह है पारा। आप लोगों को यदि किसी को कभी बुखार आ जाता है, तो बुखार आता है तो हम जाते हैं चिकित्सक या डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर हमारा बुखार जो है वह परीक्षण करता है थर्मामीटर के द्वारा। थर्मामीटर आप लोगों ने देखा होगा कि वह थर्मामीटर लगाता है, हमारे कभी मुंह में लगाता है या हमारे बगल में लगाता है थर्मामीटर, और उस थर्मामीटर में हम देखते हैं कि एक चमकीला द्रव हमें दिखाई देता है थर्मामीटर में। वह चमकीला द्रव होता है पारा। शायद आपने उसका नाम भी सुना हो। इस चमकीले द्रव को हम पारा कहते हैं। उस पारे को आपने देखा होगा, वह द्रव अवस्था में रहता है। तो पारा एक ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में रहती है, बाकी सभी धातुएं ठोस अवस्था में रहती हैं। ये सब धातुओं का गुण है कि वो ठोस अवस्था में रहती हैं, परंतु पारा एक ऐसी धातु है जो कि द्रव अवस्था में रहती है। जबकि अधातुएं ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है। ठोस भी हो सकती हैं, द्रव भी हो सकती हैं और गैस भी हो सकती हैं। अब दूसरा अंतर हम देखते हैं घनत्व का। धातुओं का घनत्व अधिक होता है
क्योंकि धातुएं हमने कहा कि ठोस अवस्था में रहती हैं, और अभी हम ठोस अवस्था को पढ़ चुके हैं कि ठोस अवस्था में कण जो होते हैं, अणु जो होते हैं, वो पास पास होते हैं और आकर्षण बल से बंधे हुए रहते हैं, इसीलिए ठोसों का घनत्व अधिक होता है। ये अभी हम पढ़ चुके। तो ठोस होने के कारण धातुओं का घनत्व अधिक होता है, परंतु कुछ इसके अपवाद भी हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम, लिथियम। ये जो धातुएं हैं उनका घनत्व कम होता है, जबकि अधातुएं जो होती हैं उनका घनत्व हमेशा कम होता है। उसके बाद आते हैं हम धात्विक चमक पर। धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है जिसे हम धात्विक चमक कहते हैं। जैसे इस लोहे की वस्तु को आप देख रहे हो, इस लोहे की कील में एक विशेष प्रकार की आपको चमक दिखाई दे रही है, इसे हम धात्विक चमक कहते हैं, जबकि यह चमक आपको अधातु में दिखाई नहीं देगी। जैसे लकड़ी का टुकड़ा है, इसको हमने लिया तो इसमें ऐसी चमक आपको दिखाई नहीं दे रही है। आप देखिए दोनों में, इसमें आपको चमक दिखाई दे रही है और इसमें आपको चमक दिखाई नहीं दे रही। तो धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक होती है जिसे हम धात्विक चमक कहते हैं। अर्थात धातुएं जो हैं वो भारी होती हैं और उनमें धात्विक चमक भी पाई जाती है। एक विशेष प्रकार की चमक होती है जिसे हम धात्विक चमक कहते हैं। इसके बाद अगला गुण देखते हैं धातुओं का, पारदर्शिता। धातुएं अपारदर्शी होती हैं, मतलब हम उनके आर पार नहीं देख सकते हैं। जैसे ये धातु है, या हम लोहे की चद्दर ले लें, उसके हम आर पार नहीं देख सकते। अधातुओं को देखें तो अधातुएं पारदर्शी भी हो सकती हैं, पारभासी भी हो सकती हैं। पारभासी अर्थात कुछ उसमें से दिखता है और कुछ नहीं दिखता, तथा अपारदर्शी होती हैं। इसके बाद अगला गुण देखते हैं, धातुओं को पीटने पर एक विशेष प्रकार की ध्वनि सुनाई देती है जिसे हम धात्विक ध्वनि कहते हैं। यदि हम किसी धातु को लें और उसे हम पीटें तो एक खंड की ध्वनि सुनाई देती है हमें। वह ध्वनि बहुत ही मधुर होती है जिसे हम कहते हैं धात्विक ध्वनि, जबकि अधातुओं में ऐसी कोई ध्वनि सुनाई नहीं देती। अधातुओं को यदि हम ज़्यादा पीटेंगे तो वो टूट जाएंगी, परंतु उनमें से ध्वनि सुनाई नहीं देगी। इसके बाद चालकता देखें। धातुएं ऊष्मा तथा विद्युत की सुचालक होती हैं। धातुएं आप देखो कि उनको यदि हम गर्म करें तो एकदम गर्म हो जाती हैं। लोहे को हम गर्म करते हैं तो एकदम लाल हो जाता है, और उसको हाथ लगाएं तो बहुत गर्म दिखता है, गर्म महसूस होता है हमें। जबकि अधातुएं जो होती हैं वो ऊष्मा की सुचालक नहीं होती। एक सिरे को यदि गर्म किया जाए तो दूसरा सिरा तक गर्म हो जाता है। हाँ। यदि हम किसी धातु की चीज का, धातु का तार है या धातु की कोई वस्तु है, यदि हम उसका एक सिरा गर्म करते हैं तो दूसरे सिरे तक वो गर्म हो जाती है। जैसे चम्मच को यदि गर्म करते हैं तो उसका दूसरा सिरा भी गर्म होने लगता है। हाँ, या किसी बर्तन को हम गर्म करते हैं, रसोई में गर्म गैस पे रख दिया हमने और उसको उठाना है, यदि हम हाथ लगाते हैं तो वो हमें गर्म महसूस होता है। इसके बाद गलनांक व क्वथनांक। धातुओं के गलनांक व क्वथनांक उच्च होते हैं, जबकि अधातुओं के गलनांक और क्वथनांक कम होते हैं। धातुओं के गलनांक और क्वथनांक इसलिए उच्च होते हैं क्योंकि हमने कहा कि धातुओं का घनत्व अधिक होता है। धातुएं ठोस अवस्था में होती हैं, उनके अणु पास पास होते हैं, आपस में आकर्षण बल से बंधे रहते हैं। तो उस आकर्षण बल को तोड़ने के लिए हमें बहुत अधिक ताप की आवश्यकता होती है, इसलिए इनके गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं, जबकि अधातुओं के गलनांक और क्वथनांक कम होते हैं। अर्थात कणों के बीच परस्पर आकर्षण अधिक होने के कारण धातुओं के गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। गलनांक का अर्थ है एक अवस्था से दूसरी अवस्था, ठोस से द्रव अवस्था में आने के लिए जो तापक्रम चाहिए रहता है, जिस तापक्रम पर पिघलती हैं वो उनका गलनांक कहलाता है। और इसी तरह द्रव से गैसीय अवस्था में जब कोई वस्तु जाती है तो वो उसका क्वथनांक कहलाता है। उसके बाद अगला गुण देखते हैं तन्यता। तन्यता मतलब तार खींचना। धातुओं को पिघलाकर हम उनके तार खींच सकते हैं, इसे कहते हैं तन्यता। जबकि अधातुओं में तन्यता का गुण नहीं होता। धातुओं को खींचकर हम उनके तार नहीं बना सकते हैं। आप लोगों ने घरों में देखा होगा, बिजली के जो तार होते हैं वो धातुओं के बने होते हैं, न कि अधातुओं के। उसके बाद देखें विद्युतीय प्रभाव। धातुएं धन विद्युतीय होती हैं, विश्लेषण में ये कैथोड पर मुक्त होती हैं, जबकि अधातुएं ऋण विद्युतीय होती हैं। धातुओं को हम ले लें और यदि इनका विद्युतीय विश्लेषण करें तो विद्युतीय विश्लेषण पर हमारे पास दो इलेक्ट्रोड होते हैं। एक होता है कैथोड जो ऋणावेश युक्त होता है, और एक होता है एनोड जो धनावेश युक्त होता है।
तो धातुएं हमेशा कैथोड पर मुक्त होती हैं क्योंकि ये धन विद्युतीय होती हैं और धन सिरा हमेशा ऋण पर जाता है। इसी तरह से अधातुएं ऋण विद्युतीय होती हैं। उसके बाद मिश्र धातु बनाना, धातुएं मिश्र धातु बनाती हैं जबकि अधातुएं मिश्र धातु नहीं बनाती। मिश्र धातु का तात्पर्य क्या है? मिश्र धातु मतलब यदि हम दो धातुएं ले लें और उनको पिघला दें और पिघलाने के बाद उनको मिला लें और फिर इनको जमने के लिए रख दें तो फिर वो ठोस अवस्था में आ जाएंगी और दोनों एक दूसरे में मिश्र हो जाएंगी, मिक्स हो जाएंगी, मिल जाएंगी और इस तरह से बनेगी मिश्र धातु। मतलब धातुएं जो हैं वो मिश्र धातु जो है वो धातुओं का समांगी मिश्रण कह सकते हैं हम उसको। हाँ, इसे हम धातु या अधातुओं का। हाँ, ये रासायनिक रूप से यदि हम इसे कहें तो रासायनिक रूप से मिश्र धातु जो है वो धातुओं का समांगी मिश्रण है। दो धातुएं अथवा अधातुएं भी मिला सकते हैं हम उसमें। हाँ। इसके बाद आघात वर्धनीयता, धातुएं आघात वर्धनीय होती हैं जबकि अधातुएं भंगुर होती हैं। आघात वर्धनीय मतलब इन्हें पीट कर हम चद्दरें बना सकते हैं। हमारे घरों पर जो छतें होती हैं हमने देखी हैं, लोहे की चद्दरों की छतें बनी होती हैं, तो धातुओं को हम पीट कर और चद्दरों के रूप में ढाल सकते हैं। जबकि अधातुएं जो होती हैं वो भंगुर होती हैं। यदि हम इन्हें गर्म करें, इन्हें पीटें तो ये टूट जाती हैं। तो ये तो हमने अंतर देखे धातु और अधातु में, और हमने देखा तत्व, यौगिक और मिश्रण के बारे में। मिश्रणों के रासायनिक गुण और मिश्रणों के बारे में विस्तृत जानकारी हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। और आज हमने देखा कि द्रव्य अर्थात पदार्थ क्या है, इनका वर्गीकरण किस प्रकार किया भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर, और साथ ही हमने ये भी देखा कि तत्व और यौगिक क्या है। मिश्रणों के गुणों का अध्ययन हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। कुछ प्रश्न आपके रिवीजन के लिए, और साथ ही मैडम आपको कुछ प्रश्न देना चाहेंगी जिनके उत्तर आप हमें प्रशासनिक अकादमी के पते पर लिख सकते हैं। प्रश्न आपसे रत्ना मैडम पूछ रही हैं। तो आज हमने मिश्रण, तत्व और यौगिक की परिभाषा देखी, द्रव्य की तीनों अवस्थाएं देखी, ठोस, द्रव और गैस। तो इनसे संबंधित कुछ प्रश्न हैं जिन्हें आप नोट कर लीजिए और उनके उत्तर हमें लिख भेजिए। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित पदार्थों में से तत्व, यौगिक व मिश्रण को छांटिए। अब ये पदार्थ कौन कौन से नोट करिए। पहला है गंधक, जिसे रासायनिक रूप से हम सल्फर भी कहते हैं। दूसरा है शरबत, शरबत मतलब चीनी का घोल। तीसरा है पारा, पारा जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि पारा जो है वह थर्मामीटर में उपयोग में आता है। उसके बाद शोरा, शोरे का उपयोग बारूद बनाने में भी किया जाता है। इसके बाद चीनी, इसके बाद नमक जिसका उपयोग हम रोज़ाना करते हैं। उसके बाद समुद्र जल, समुद्र का जो जल होता है वह। उसके बाद बारूद जिसका उपयोग पटाखे बनाने में किया जाता है। उसके बाद दूध जिसका उपयोग हम रोज़ाना करते हैं। उसके बाद लोहा, सोना और धावन सोडा या कपड़े धोने का सोडा। तो इन सब में से आपको छांटना है कि तत्व क्या है, यौगिक क्या है और मिश्रण क्या है। जो तत्व हैं उनकी अलग सूची बनाइए, जो मिश्रण है उनकी अलग सूची बनाइए और जो यौगिक हैं उनकी अलग सूची बनाइए और हमें लिख भेजिए। अब दूसरा प्रश्न नोट करिए कि ठोस, द्रव व गैस छांटिए। पहला है पानी, इसकी अवस्था बतानी है आपको, ठोस है, द्रव है या गैस है। दूसरा है नमक, तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, चौथा है दूध, पांचवा है चीनी और छठा है नारियल का तेल। तो ये प्रश्न है, इनके उत्तर आप हमें लिख भेजिए। हमने मिश्रण और यौगिक को तो पढ़ लिया, सिर्फ इनकी परिभाषा पढ़ी, इनके बारे में विस्तृत जानकारी हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे और इनमें अंतर भी देखेंगे। और साथ में हम द्रव्य की संरचना भी पढ़ेंगे कि द्रव्य किससे बना होता है, इसके अंदर की संरचना क्या है। अभी तो हमने सिर्फ इसका वर्गीकरण देखा, तो हम इनकी संरचना के बारे में भी पढ़ेंगे। तो अब हमारी भेंट होगी अगली विज्ञान की कक्षा में। तब तक के लिए नमस्कार।